हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का HLV डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर के। इससे पहले के सवाल बता चुके हैं, अब 6 नंबर के बताना है जो 5 नंबर में पूछे गए हैं अभी तक। पहला सवाल है, यदि दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी एक बार 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, ये यहाँ से ज्ञात करना है। तो कम से कम 6 आने की प्रायिकता, तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से 6 का नंबर, दो पासे हैं और यहाँ पर हर पासे में यानी कम से कम 6 आने की प्रायिकता पूछ रहा है। यानी यहाँ पर जो NS होगा, नंबर ऑफ समिष्ट, ये हो जाएंगे 6 × 6, तो ये टोटल 36 हो जाएंगे। यहाँ से घटना सपोज कर लेते हैं कि E बराबर, यानी A जो है A बराबर मान लेते हैं। एक घटना कम से कम 6 आने की प्रायिकता, कम से कम 6 आने की, कम से कम 6 आने के लिए, तो कम से कम 6 आने के लिए कितनी प्रायिकता हो सकती है इसकी। तो यहाँ पर यदि हम निकालें तो लिख सकते हैं, ये होगा 6 कामा, इसको लिख सकते हैं 6 कामा 1, 6 कामा 2, 6 कामा 3, 6 कामा 4, और यहाँ से अगला 6 कामा 5, 6 कामा 6, और 1 कामा 6, 2 कामा 6, 3 कामा 6, 4 कामा 6 और 5 कामा 6। यदि यहाँ से देखें तो ये टोटल नंबर यानी नंबर ऑफ A, ये टोटल है 11। यहाँ से निकालना है प्रायिकता, तो प्रायिकता यानी A की प्रायिकता निकालेंगे तो ये A की प्रायिकता हो जाएगी नंबर ऑफ A बटे में नंबर ऑफ S। तो नंबर ऑफ A टोटल 11 है और नंबर ऑफ S ये यहाँ से 36 है। तो यहाँ से प्रायिकता A की जो वैल्यू है ये आ गई है 11/36, यानी कम से कम 6 आने की प्रायिकता है 11/36। यही आपका आंसर है और आप लोग इसको नोट करते रहिए। इसका अगला क्वेश्चन है 6 का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x dx बटे में cot x माइनस tan x का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है, इंटीग्रेशन करना, इसका समीकरण नोट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 6 का नंबर, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x बटे में cot x माइनस tan x, cot x माइनस tan x का होल स्क्वायर dx है। यहाँ से इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x को ऐसे रखते हैं, सेक स्क्वायर 2x बटे में cot को चेंज कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं cos x बटे में sin x माइनस tan x को लिख सकते हैं sin x बटे में cos x का होल स्क्वायर dx है, तो ये dx रहेगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x dx बटे में त्रियक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और बटे में साइन x इंटू कॉस x, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x dx बटे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये फार्मूला बन गया cos 2x का, तो ये हो जाएगा cos 2x बटे में साइन x इंटू कॉस x है। यहाँ पर 2 से ऊपर गुणा कर देते हैं और 2 से नीचे, इसका होल स्क्वायर है। इंटीग्रेशन
सेक स्क्वायर 2x dx बटे में 2 cos 2x और बटे में 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये होता है sin 2x, तो ये हो जाएगा sin 2x, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे यहाँ से इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x dx बटे में कॉस बटे साइन, तो कॉस बटे साइन tan कॉट होता है तो ये हो जाएगा 2 cot 2x का होल स्क्वायर, dx ऑलरेडी लिखा है यहाँ पर पहले ही, बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर 2x dx बटे में इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा cot स्क्वायर 2x। यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो सेक स्क्वायर 2x है, 1/4 कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ से 1/4 कॉमन ले लेते हैं तो इंटीग्रेशन ही बचेगा सेक स्क्वायर 2x इंटू बटे में cot स्क्वायर 2x है तो इसको हम गुणे में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 में cot tan होता है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 2x dx। यहाँ से इंटीग्रेशन यहाँ से मान लेते हैं कि जो tan x है tan 2x ये t के बराबर है, माना tan 2x बराबर t के है तो tan का अवकलन करेंगे तो tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x और 2x का करेंगे तो गुणे में 2 हो जाएगा dx, ये बराबर हो जाएगा dt के। यहाँ से सेक स्क्वायर 2x dx बराबर आ जाएगा dt/2, ये मान पुटअप कर देंगे। ये मान यहाँ पर आगे समीकरण में पुटअप करेंगे तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर यहाँ पर 1/4 था और सेक स्क्वायर यह सेक स्क्वायर 2x की जगह पर dt/2 हो जाएगा और t tan स्क्वायर था यानी ये हो जाएगा t स्क्वायर और dt/2 हो जाएगा ये, तो यहाँ से 2 बाहर लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt, टी स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो 1 में 8 टी स्क्वायर का हो जाएगा t की पावर 3 बटे में 3 और प्लस c, तो यह आ जाएगा 8 3 24 हो जाएगा ये, गुणे में t क्यूब प्लस c, t बराबर यहाँ पर माने हैं जो t है वो tan 2x के, ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया 1 में 24 गुणे tan क्यूब 2x प्लस c और यहाँ से dy/dx बराबर ये था तो ये आ जाएगा dy/dx। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा। और यहाँ से इसका इस क्वेश्चन में बोल रहा था कि मान ज्ञात कीजिए तो dy/dx का मान आ गया है 1/24 tan क्यूब 2x प्लस c। तो इसका अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दिया गया एक त्रिभुज अगर एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक 1, 5, -1, 0, 4, -2 और 2, 3, 4 हैं तो इसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसके शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ से यह 6 का नंबर, तो यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं। ए बराबर मान लेते हैं, जो ए है पॉइंट बिंदु ए के लिए 1, 2, 3, 1, 5 है। ये निर्देशांक दिए गए, निर्देशांक को लिख लेते हैं यहाँ पर पहले। निर्देशांक दिए गए हैं 1, 5,
कामा -1, दूसरा है 0, 4, -2 और इसका अगला है 2, 3, 4, 2, 3, 4। यहाँ पर एक त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं। त्रिभुज ए, बी और सी। यहाँ से ए बराबर मान लेते हैं, जो ए के निर्देशांक होंगे, ए के लिए x1, y1 और z1 होंगे। बी के लिए जो बी के निर्देशांक होंगे उसको मान लेते हैं x2, y2, z2 मान लेते हैं। और सी के जो निर्देशांक होंगे तो सी के लिए मान लेते हैं x3, y3 और z3 है। तो यहाँ पर x1, y1, z1 और b के लिए x2, y2, z2। इसी प्रकार x3 के लिए x3, y3, z3। अब इनके मध्य बिंदु मान लेते हैं। इसका बिंदु AB के मध्य मान लेते हैं P है और BC के मध्य Q बिंदु है और AC के मध्य बिंदु जो है वो R है। तो यहाँ पर इन दोनों के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक याद करना है। तो मध्य बिंदुओं के यदि यहाँ से निर्देशांक निकालेंगे तो ये आ जाएंगे यहाँ से AB के मध्य निर्देशांक, AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक यदि यहाँ से x के लिए निकालेंगे तो ये होगा x1 + x2 बटे 2 और y के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा y1 + y2 बटे 2 और z के लिए z1 + z2 बटे में 2 होगा। तो यदि यहाँ से इन दोनों के मध्य देखें तो जो समीकरण बनेगी वो x1 + x2 बटे 2, ये बराबर में इसके निर्देशांक दिए गए हैं। पहले बिंदु A के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर जो बिंदु A था तो बिंदु A के लिए यहाँ पर दिए गए हैं A के लिए 1, 5, -1 है। यहाँ से यदि इसको बराबर में रखेंगे तो ये 1 के बराबर होगा और यहाँ से यदि निकालेंगे x1 + x2 तो ये 2 × 1 = 2, ये हो जाएगा। इसको समीकरण यहाँ से मान लेते हैं समीकरण 1, ये समीकरण 1 हो गए। इसी प्रकार y1 + y2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2 है, ये बराबर होगा क्योंकि बिंदु A के जो निर्देशांक दिए गए हैं वो दिए गए हैं 1, 5, -1, 1, 5, -1। इस अकॉर्डिंग यदि इसको देखा जाए तो y के स्थान पे 5 है तो ये गुणे में 5 आ जाएगा इधर। तो y1 + y2, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा। इसको समीकरण यहाँ पर 2 सपोज कर लेते हैं। आगे z1 + z2 by 2, यदि इसको देखें तो ये -1 के बराबर होगा। तो यहाँ से z1 + z2 निकालेंगे तो z1 + z2 जो होगा ये हो जाएगा -2। इसको यहाँ पर समीकरण 3 सपोज कर यानी मान लेते हैं यहाँ से। इसी प्रकार आगे निकालेंगे इसका। इसी प्रकार BC के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक तो
तो BC के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक निकालेंगे। तो BC के लिए BC में B के लिए था x2 y2 था, ये था x2, y2, z2, और C के लिए था x3 y3 और z3 था। यहाँ से यदि निकालेंगे तो x के लिए हो जाएगा x2 प्लस x3 y2 होगा, और इसके निर्देशांक, इसके मध्य के जो निर्देशांक थे वो था 0, 4, -2। यदि यहाँ से इसको देखें तो ये 0 के बराबर होगा। फिर यहीं से इसको समीकरण मान लेते हैं, 3 मान चुके थे, ये 4 मान लेते हैं इसको। फिर y2 प्लस y3 ये 4 के बराबर होगा, और इधर बटे में 2 होगा, इसका 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। इसको समीकरण यहाँ पर मान लेते हैं 5। यहीं से यदि निकालेंगे z2 प्लस z3 तो ये बराबर हो जाएगा -2 है, 2 का -2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। इसको समीकरण मान लेते हैं 6। यहीं से निकाल लेते हैं अब यहाँ से निकाल लेते हैं AC मान ले या फिर CA मान ले। CA के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक, मध्य बिंदुओं के निर्देशांक यदि यहाँ से AC के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से AC के मध्य जो निर्देशांक होंगे बिंदुओं के, ये कुछ इस तरह से। A के लिए जो था x1, y1 और z1 था, और C के लिए जो थे x3, y3 और z3 थे, और इसके मध्य के बिंदु जो था वो था 2, 3, 4। यदि यहाँ से निकालेंगे x1 प्लस x3 तो ये बराबर में 2 का है, और 2 बटे में इसका 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ये समीकरण बन जाएगी 7। यहीं से y1 प्लस y3 ये बराबर होगा 3 के, और 3 का 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। इस समीकरण को मान लेते हैं 8। यहीं से z1 प्लस z3 ये बराबर 4 के है, और 4 का 8 से गुणा करेंगे, 4 का 2 से गुणा करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। इसको समीकरण मान लेते हैं 9। अब यहाँ से समीकरण तो यहाँ से समीकरण फर्स्ट, फोर्थ व सेवेंथ से, तो यहाँ जो समीकरण फर्स्ट थी वो थी x1 प्लस x2 के बराबर थी यहाँ पर 2 के। तो यहाँ से यदि जोड़ेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस जो समीकरण दूसरी थी, यानी चौथी, वो थी 2 प्लस x2 प्लस x3। तो x2 और x3 जो था वो बराबर था 0 के, ये बराबर 0 की थी। और x3 प्लस x1 जो समीकरण थी ये थी 4 के बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस x3 प्लस x1। यहाँ से 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही रहेगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग यहाँ से देखो x1 भी 2 बार है, x2 भी 2 बार है और x3 भी 2 बार है, तो यहाँ से 2x1 प्लस 2x2 और प्लस 2x3 बराबर 6 की होगा। यहाँ से x1 प्लस x2 और प्लस x3 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6, यानी x1 प्लस x2 और प्लस x3 ये बराबर 3 के आ गया।
और यहाँ से जो x1 प्लस x2 था, x1 प्लस x2 की वैल्यू समीकरण 1 से, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो x1 की, समीकरण 1 में x1 प्लस x2 की जो वैल्यू थी ये थी 2, तो यहाँ से x1 प्लस x2 का मान 2 रख देंगे, तो यहाँ से प्लस x3 बराबर 3 के है, यहाँ से x3 बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, तो x3 बराबर यहाँ से ये आ जाएगा 1। आगे अब यहीं पर x1 प्लस x2 इस समीकरण को मान लेते हैं, ये a है, तो समीकरण a में ही यदि x1 प्लस x2 और x3 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण a से, यदि a से यहाँ पर x1, अब x2 और x3 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करें तो ये, या फिर ये आ गया है हमारा x3 बराबर, यहाँ से जो समीकरण दूसरी थी तो दूसरी समीकरण थी x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 जो थी ये 0 के बराबर थी, तो यहाँ से मान लेते हैं समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से x2 प्लस x3 था और x3 का मान 1 है, बराबर में 0 हो जाएगा, यहाँ से x2 बराबर निकालेंगे तो ये -1 आ जाएगा। अब फिर समीकरण 1 से ही समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे और यहाँ से निकालेंगे x1 का मान, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 थी x1 प्लस x2, तो x2 का मान -1 है, तो यहाँ पर ये मान हो जाएगा x2 का -1 बराबर में 2, यहाँ से x1 बराबर 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा। यदि यहाँ से निकालें a के निर्देशांक, तो जो a के निर्देशांक आ गए हैं x1 कामा x2 कामा x3, ये है x1 का मान 3 है, x2 का मान -1 और x3 का मान 1 आ गया। इसी प्रकार निकालेंगे y1 y2 और y3 का मान, तो y1 और y2 y3 का मान निकालने के लिए यहां से लेंगे समीकरण 2 व समीकरण 2 कामा समीकरण 5, समीकरण दूसरी और समीकरण 5 लेंगे यहीं पर, और अगली समीकरण यहाँ पर लेंगे 8। तो समीकरण 2 जो थी वो थी y1 प्लस y2, समीकरण 5 जो थी वो थी y2 प्लस y3, और समीकरण 8 जो थी ये थी y3 प्लस y1। जो समीकरण पहली थी y1 प्लस y2 ये बराबर थी 10 के, तो ये बराबर में हो जाएगा 10 प्लस जो समीकरण दूसरी पांचवी थी y2 प्लस y3, यहाँ से ये बराबर थी 8 के, तो प्लस में हो जाएगा 8, और समीकरण y3 और y1 जो थी ये थी 6 के बराबर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6। ये देखो दो बार वैसे ही यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा y1 प्लस y2 प्लस y3, और ये बराबर आ जाएगा 10 18 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, यानी y1 प्लस y2 और प्लस y3 ये बराबर 12 किया गया। अब यहाँ से समीकरण 5 से या समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से तो समीकरण 2 जो थी ये थी समीकरण 2 थी y1 प्लस y3 था, y1 प्लस y2 ये बराबर था 10 के, तो यहाँ पर y1 और y2 की जगह पर 10 रख देंगे तो ये 10 प्लस y3 बराबर हो जाएगा 12 के, तो यहाँ से y3 यदि फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 10, यानी y3 का मान यहाँ से आ जाएगा 2।
इसी प्रकार अब समीकरण 5 को देखें तो जो समीकरण 5 थी इसमें वो थी समीकरण 5 से लिख लेंगे यहां से, समीकरण 5 से। तो समीकरण 5 जो थी ये थी y2 प्लस y3 ये बराबर थी, समीकरण 5 बराबर थी 8 के, तो ये बराबर में आ जाएगा 8 और y3 का मान यहाँ पर 2 आया है तो y2 प्लस 2 बराबर में 8। यहाँ से y2 बराबर निकालेंगे तो 8 से 2 माइनस करेंगे यानी 6 बचेगा। अब यहाँ समीकरण 2 से क्या करेंगे, यहाँ से रखेंगे y2 का मान और y1 का मान यहाँ से निकालेंगे तो y1 प्लस y2 का मान 6 है, 6 हो जाएगा बराबर में 10, तो y1 बराबर यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस 6, तो y1 बराबर यहाँ से 10 से 6 जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 4, यानी y1 का मान 4 आ गया। अब यहाँ पर बिंदु B के निर्देशांक यानी मध्य बिंदु के निकालेंगे तो B के लिए जो था y1 कामा y2, y1 कामा y2 कामा y3 ये बराबर हो जाएगा y1 का मान यहाँ से 4, y2 का मान 6 और y3 का मान 2 है। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ तक सवाल समझ में आया होगा। अब इसके आगे का जेड पार्ट निकालें, Z1 Z2 Z3 फाइंड आउट करना है। इसी प्रकार अब यहाँ से समीकरण ले लेंगे, समीकरण 3 कामा समीकरण 3 और 6 और यहाँ पर ले लेंगे 9, हाँ समीकरण 9। अब यहाँ से जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ये बराबर में आ जाएगा। जब समीकरण फर्स्ट को हम हल किए थे तो Z1 प्लस Z2 जो था वो बराबर था -2 के, तो ये -2 हो जाएगा। और समीकरण जो दूसरी हल किए थे तो वो आया था -4 और जो समीकरण लास्ट वाली थी यानी 9 नंबर जो थी समीकरण वो हल करने पर आए थे 8। यहाँ से 2 Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ये बराबर ये हो जाएगा -6 और ये प्लस में 8 था, सॉरी प्लस में 8 था तो प्लस का 8 हो जाएगा। 8 से 6 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा। यहाँ से Z1 प्लस Z2 निकालना है तो 2 को पक्षांतर कर देते हैं यहाँ से, तो ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर में हो जाएगा 2/2। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर में 1 क्या आ गया। यहाँ से समीकरण 3 से जो Z1 प्लस Z2 का मान था ये बराबर था -2 के, यहाँ पर रखेंगे Z1 Z2 का मान -2 प्लस Z3 बराबर हो जाएगा 1 के। यहाँ से यदि Z3 बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3। इसी प्रकार आगे अब यहाँ से समीकरण लेंगे 6 और समीकरण 6 जो थी वो थी Z2 प्लस Z3 और ये बराबर में थी -4 के। यहाँ से Z3 का मान 3 दिया गया तो Z2 प्लस 3 बराबर -4, तो Z2 बराबर हो जाएगा -7। अब यहाँ से समीकरण 2 में Z2 का मान रख देंगे तो Z1 -7 बराबर में -2 है, तो Z1 बराबर हो जाएगा -2 प्लस 7, तो यानी Z1 बराबर ये मान आ जाएगा 5। तो यहाँ से जो बिंदु C होगा तो C के लिए Z1 कामा Z2 ये बराबर Z1 का मान यहाँ पर 5 है, Z2 का मान -7 और Z3 का मान 3 है। यहाँ से यही बिंदुओं के निर्देशांक ही निकालने थे। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा और आप लोग इसको नोट भी करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।